बहुत शुक्रिया सर नेटी मीडिया से बात करने का। 2-2.5 साल पहले बहुत शोर व गौगा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो बुरी तरह फेल होगी, क्योंकि उनका जो विज़न था गवर्नेंस का वो भी पॉपुलिस्ट था और उनकी इकॉनमी का जो विज़न था वो भी पॉपुलिस्ट था। 2-2.5 साल गुजर गए तो ये नारा मार के जब एक रिप्लेस किया गया गवर्नमेंट को कि उनसे इकनॉमिक्स या इकॉनमी नहीं चल रही, कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है या हालात वैसे के वैसे ही है? एक तो ये आमतौर पे देखा गया है, बहुत जगह ये देखा गया कि पॉपुलिस्ट जो हैं वो अपोजिशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मुल्क नहीं चला सकते। वो क्योंकि उनके नारे ज़्यादा होते हैं, क्रिटिक ज़्यादा होती है। देयर आर सम इंडिविजुअल, सम ग्रुप्स जो इसको काउंटर करते हैं, लेकिन एक जनरल एक ट्रेंड रहा है पॉपुलिज्म का दैट इट्स अ वेरी गुड स्लोगन, वेरी गुड ऑपोजिशन, very good agitational politics outside of office and it works well there. इसमें कोई शक नहीं कि आज से कुछ 2.5 साल पहले 3 साल पहले मईशत तबाह थी और इसकी बुनियादी वजह इमरान खान और उनके असद उमर और पीटीआई की सोच, एरोगेंस, तरीक़ेकार, नाअहली, ये सारी चीज़ें थी, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि ये जब वो 2018 में इलेक्ट होकर आए थे वो कोविड ने उनको बचा लिया, वरना ये क्राइसिस जो इकोनॉमिक था ये पहले ही शुरू हो जाता। तो ये तो बहुत क्लियर है कि उसके मुकाबले में अब बहुत बेहतरी आई है। लेकिन ये जिस तरह हुकूमत बार बार कह रही है कि रिवाइवल हो गया, मईशत सही हो गई, मसाइल ठीक हो गए, ये नंबर सही हो गए, नंबर्स बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अगर आप हकीकत देखें जो आवाम की, लोगों की क्या कहना चाहिए हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए। और जो जिस तरह के नंबर्स बेहतर हुए उससे ये लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं, मिसाल के तौर पे इफ़रात ज़र जो है, इन्फ्लेशन वो 35-28% से अब गिर कर 2.5% तक हो गया, 2.5-3 हो गया और पिछले 10 साल में ये सबसे कम है। बहुत अच्छी बात है। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से बहुत स्टेबल है, एक ही मकाम पे ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। 2-3 चीज़ें और भी बेहतर हुई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मईशत का ढांचा है और जो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है वो बड़ी मुश्किल में है ये हुकूमत। और आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते। ये कहना ज़रूरी है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि स्टेबिलिटी आ गई, कि इस वक्त एक थोड़ी सा मुस्तहकम होगी मईशत, लेकिन आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता। अच्छा, मैं एक एक करके बात करता हूँ, क्योंकि ये जो आपने इन्फ्लेशन की बात की उसमें भी बहुत कई किस्म की इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन पे तो वाक़तन काबू तो नहीं, लेकिन वो कम हुई है। लेकिन उससे पहले पॉलिसी लेवल पे अगर हम बात करें, विजन के लेवल पे बात करें, तो अगर जो सेटअप आया इलेक्शन से पहले और उसके बाद तो जो एक दरमियान का अर्सा था उसमें सिफिक के नाम से एक इदारा बनता है, वो एक पॉलिसी का एक विजन लेकर के आता है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन वो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट। अगर बहुत ही खुले शब्दों में कहें तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट। सो इज द गवर्नमेंट। सो इज द गवर्नमेंट। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, इट्स नॉट जस्ट SIFC। पाकिस्तान में क्या चीज़ क्रिकेट मैच भी इस्टेब्लिशमेंट ही कराती है। हाँ नहीं, लेकिन उस विजन के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो प्रैग्मेटिक है? अभी तक उसने क्या दिया इतने अरसे के बाद? मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के इदारों का काम नहीं होना चाहिए मईशत को चलाने के लिए। मईशतदानों का, सियासतदानों का, अवाम का उसमें रोल होना चाहिए, बहुत क्लियर डिमार्केशंस होनी चाहिए, वरना फिर उसमें मसाइल ये पैदा हो जाते हैं कि ये किसकी टर्फ है, कौन ज़िम्मेदार है। मिसाल के तौर पे अगर मईशत सही नहीं चलती तो क्या SIFC या इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह रहे हैं, क्या वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि भाई हमने इसमें कुछ नुकसान हुआ है हमें या हमारी वजह से हुआ है? अब तो सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया, ठीक है। तो एक उन्होंने यकीनन ये किया है कि हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत हुई है, इमरान खान को बाहर रखने की, PTI को बाहर रखने की, इस हुकूमत को सपोर्ट करने की, इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को सपोर्ट की है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये इनमें ज़रा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और SIFC का एक इसमें रोल है। तो इस तरह की अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमी के आप एक इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आप ख्वाब दिखा रहे हैं। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, आप पर्सनल
टर्म्स के ऊपर इस तरह, तो ये मेकअप वाली बात हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में तो ये पे नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़िया-उल हक के दौर में स्टेबिलिटी थी, मुशर्रफ के दौर में स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता, कुछ मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है हमारे यहाँ। स्टेबिलिटी जिसको आप नाम दे रहे हैं वो फौजी जो है मार्शल लॉ के अंडर हुई है, उसको एक तरह की सो कॉल्ड स्टेबिलिटी कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में खामियां बहुत होती हैं, अच्छाई बहुत होती हैं, और ये उसमें होता ही है कि देखिए एक मेरे ख्याल से मुल्क को सिर्फ जमहूरियत की तरफ जमहूरी होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, आवाम की राय को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन एक इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं, अगले दिन वो बदल दिए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2024 में हुआ था, ऐसे ही हुआ था। इलेक्शन लोगों ने वोट कुछ और दिया, रिज़ल्ट कुछ और आया। इसमें वक्त लगता है, और आप ये भी मैं तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं वो गलतियाँ करती हैं, और उनको ख्याल भी रखना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे और जगह वो क्या करें। जब फौज होती है वो कहती है हमें तो ये करना है, ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेड ऑफ होता है। मैं एग्री करता हूँ, और शायद आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी करूँ कि डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो कहीं आपकी मालियाती स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में लिबरल ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ आना शुरू हुआ। 90s में हमने देखा कि इंडिया ने तो वो कैपिटल गेट तोड़ के आया और इंडिया को ओपन मार्केट में बदल के रख दिया उस पूरी इकोनॉमी को। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ जी जी। और सियासत में पैसा आया, और उस लिबरल ऑर्डर को नवाज शरीफ पहले और बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथों भी, मतलब भुट्टो साहब ने प्राइवेटाइज कौमिया इदारे इन्होंने प्राइवेटाइज किए। तो पॉलिसी तो पिछले 4-5 तिहाइयों से यही है कि आपने ऑस्टेरिटी करनी है, आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने लिबरल ऑर्डर इम्पोज करना। उसकी सबसे बड़ी वजह तो वो इमरान करे या नहीं, उसकी है फ़र्क है। उसकी सबसे बड़ी वजह है IMF। पाकिस्तान में 90 की दिहाई से आज तक हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी IMF बनाता है, ठीक है। वो न्यू लिबरल ऑर्डर का बादशाह है, और वो तय करता है कि किस तरह से और क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन कितनी करनी है। ये हमारी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहते हैं ठीक है, लोग PIA जैसे भी जा रहे हैं, IMF आके कहता है कि इसको ठीक करो, और बहुत सारी और चीज़ें कहते हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो नवाज़ हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज हो, सब जो है IMF के बिल्कुल अंगूठे के नीचे हैं। इमरान खान ने IMF से पंगा लेने की कोशिश की थी, अब वो हार गया, और वो बिल्कुल वो गलत तरीके से उनका था कि हम मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन पॉपुलिस्ट। जी वही मैं आपसे कहा ना कि पॉपुलिज्म नारा बहुत अच्छा है, काम जो वो करता है ना उसमें मसाइल बहुत पैदा होते हैं। अभी आप देखिएगा ट्रंप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, कामयाब भी हो जाएगा कुछ चीज़ों में, लेकिन इसका बैकलैश भी होगा, और जगह भी होता है, ये देखा है। तो मेरा ख्याल है कि जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो न्यू लिबरल है। सारी हमारी हुकूमतें एक जैसी हैं, सारे इलेक्टेड लीडर्स पार्टीज़ एक जैसी हैं, और नॉन इलेक्टेड लीडर्स भी सब एक जैसे हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब आपने उस तरह किस तरह चलाना है इनके साथ। जी अच्छा, मैं इस पर ये करना चाहूँगा कि क्या हमारी जो भी जैसी भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड नहीं है, जो डेमोक्रेसी नहीं है, जो भी है, अब किसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो भी है सिस्टम, वो ये देख रहा है, जो भी ताकतें इस मुल्क को चला रही हैं, इकॉनमी को चला रही हैं। मैं और किसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, इकॉनमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लिबरल ऑर्डर पूरी दुनिया में हिल रहा है। जर्मनी का जो फाइनेंशियल क्रंच है, यूरोप का कभी वो बादशाह हुआ करता था, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं वहाँ राइट विंग का जो है वो राइज एक दफ़ा फिर, और इवन वो जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, द वे उसने कहा कि भाई आपसे नहीं संभल रहा, ये सारी पॉलिसी जो मर्केल के दौर में थी, या इवन पूरे यूरोप में ये सिचुएशन है। इवन अमेरिका के अंदर भी दौलत के इर्तकाज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। हम अभी तक बिल्कुल अंधाधुंध उसी लिबरल ऑर्डर को ना सिर्फ मान रहे हैं, बल्कि टेलीविज़न चैनल्स पर बैठ के हुकूमती ओहदेदारान ये भी बोल रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हुकूमत का काम तो है नहीं कारोबार करना, तो फिर हुकूमत का काम क्या है? नहीं, ये तो और मुल्कों में भी हुआ है। हुकूमत का काम मेरे ख्याल से कुछ इदारों में मुदाखलत करना है, कुछ जगहों पे कंट्रोल करना, कुछ डायरेक्शन देखना, मईशत को चलाना। सारी दुनिया में हुकूमतें ही चलाती हैं, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक चलाते हैं, तो ये मईशत ऐसे नहीं चलती। उसमें मिसाल के तौर पे आप देखें 2008 की जो ग्लोबल क्राइसिस थी,
उसमें हुकूमत ने, अमेरिका की हुकूमत ने, जो यूरोप की हुकूमतों ने अपनी जो कैपिटलिज्म का दिफा किया था। ये फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये सारी जो बड़ी कंपनियां, वो ओबामा ने उस वक्त उनमें इतने पैसे डाले थे कि वो बच गए थे। कोविड के वक्त भी आप देखें, हुकूमत ही करती, हुकूमत के बगैर मईशत नहीं चलती। चाइना की मिसाल देखें, हुकूमत चलाती है, प्राइवेट सेक्टर है। हिंदुस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर आगे बहुत बड़ा है, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, लेकिन हुकूमत का रोल बहुत होता है और उसमें से वो भी बन जाता है जिसको आप कहते हैं वो जो एक क्लाइंटलिज्म की शक्ल बन जाती है कि भाई हुकूमत और कुछ बड़े बड़े सरमायादार मिलकर कब्ज़ा कर लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हुआ है। मोदी, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग मिलकर ये बहुत काबिज हो गए। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब हुकूमत और बड़े सरमायादार मिल जाते हैं। अमेरिका में भी मस्क हो गया और ट्रंप हो गया, ये दोनों साथ मिले। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जो अब नेक्स्ट तलवार चलने वाली है वो ज़राअत का शोबा है। मीटिंग्स भी हो रही हैं, वर्कशॉप्स भी दी जा रही हैं। 8 करोड़ के करीब एक महदूद अंदाजे के मुताबिक छोटा किसान है पाकिस्तान में। ये तो उसको बेरोज़गार ये पूरी उस तबके को बेरोज़गार। हम अगर शहरी मिडिल क्लास से डर के फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे कर लेंगे, ये गिमिक्स होंगी। आपकी असल आबादी, देहाती आबादी जो अराउंड 65% है पाकिस्तान की, उसकी रीढ़ की हड्डी मईशत की एग्रीकल्चर है। वही अगर प्राइवेटाइज बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अच्छा, एक तो ये बात है कि हमारी जो देही आबादी है वो 45% है, बल्कि 40% है, ये बदल गई है। या आप पता नहीं कौन सी किताब से कहाँ से देख के आ रहे हैं, और देहात का जो पूरा तस्वुर है वो बदल गया है। ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी जो हमारा जो एक हमारी सोच, पुरानी सोच, 100 साल पुरानी सोच है कि हम देही मुल्क हैं, हमारे यहाँ ज़री मुल्क है, ये सब बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसके तफसील से भी बताता हूँ। हमारी जो आबादी है बुनियादी तौर पे शहरी है, और शहरी आबादी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, बिजली जहाँ आती है, गैस तो खैर पाकिस्तान में वैसे ही कहीं नहीं होती। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें होती हैं, तालीमी निज़ाम होता है, ये पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। कोई देही इलाका सच नहीं है। इंटीग्रेटेड इतने हैं कि जो जिसको आप देही कहते हैं वो मेन रोड से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रास्ते पे होता है। बड़े छोटे शहर अब सब बड़े हो गए। मुझे अब मंडी बहाउद्दीन हो गया, ये डस्का हो गया, ये जो एक ज़माने में जो देही शहर होते थे, छोटे छोटे शहर होते थे, अब मंडियाँ जो होती थी, अब ये बहुत बड़े, अब दीपालपुर है, ये अब बड़े बड़े शहर बन गए। कोई देही इलाका नहीं रहा। और ये पंजाब नहीं, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बल्कि बलूचिस्तान के और इलाकों में। अच्छा, दूसरा ये इसके साथ यही इसका दूसरा हिस्सा ये है कि हम बुनियादी तौर पे ज़री मुल्क, हम ज़री मुल्क बिल्कुल नहीं है। हमारी मईशत में कोई 18% या 19% जो पैदावार है वो इससे ज़राअत से आती है। बाकी हमारी सर्विस 52-53% सर्विसेज से आती है। इंडस्ट्री छोटी मोटी रह गई है क्योंकि चाइना ने इस मुल्क को, सारी दुनिया को तबाह कर दिया है अपनी सस्ती चीज़ें बता के। तो हम ज़री मुल्क नहीं हैं। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी आबादी जो है वो ज़राअत में बराए नाम काम करती है। बराए नाम बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं वहाँ एक शख्स कर रहा है। अगर ट्रैक्टर चल जाए वो 3 लोग फारिग हो जाएंगे, पैदावार में इजाफा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल गलत एक पर्सपेक्टिव है कि हम ज़री मुल्क हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़राअत को हमें सही करना चाहिए। मिसाल के तौर हम जो दालें भी खाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। हमारी कपास की पैदावार एक ज़माने में 11 मिलियन बेल्स होती थी, 4.5 पौने 5 मिलियन बेल्स है। हम इंपोर्ट करें, हम ये कपास भी इंपोर्ट करें। हम एक ज़माने में कपास बनाते, एक ज़माने में गंदम हमारे यहाँ पैदा हो, इस साल तो हो रही है गंदम, दालें तक। इससे बुनियादी पाकिस्तान की शनाख्त में क्या हो सकता है? दाल, ठीक है, हम दाल रोटी खाते हैं, दाल हमारी ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो ये भूल जाएँ, ये ज़रूरी है। ये दूसरा पहलू है। ये ज़रूरी है कि ज़राअत को मईशत के हवाले से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसको किस तरह करना चाहिए? एक तो ये है कि सबको कोऑपरेटाइज़ कर दो, ठीक है, कह दो यहाँ पे 500 लोग हैं, इनको सबको बेदखल कर दो और अब ट्रैक्टर चलेंगे। कॉपरेट, जिसमें फ़ौज का भी इंटरेस्ट है, बाहर से सरमाया भी चाहता है कि इस तरह हो। बल्कि ये भी आया था कुछ साल पहले कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो दुबई और UAE के लिए वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। वो करे, लेकिन आपका जो सवाल है कि इन्फ्लेशन तो उससे कम नहीं होगा, फूड इनसिक्योरिटी उससे कम नहीं होगी, पानी का बुनियादी मसला है कि क्या कहते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस एक अलग है, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, लोग अब सोलर पे आके वाटर वो चला। मेरा बुनियादी सवाल सिर्फ किसानों से रिलेटेड है कि छोटा किसान इस प्राइवेटाइजेशन से उससे बेरोजगार हो जाएगा। ये बात भी गलत है? नहीं, ये वो वैसे ही बेरोजगार हो रहा है। उसकी वो मैं आपसे कह रहा हूँ, नाम नहाद रोज़गार है उसके पास।
ये अभी इसी तरह दूसरी चीज़ हो रही है, एक और चीज़ हम भूल जाते हैं, जहाँ ज़री ज़मीन है वहाँ पे तो DHA आ गया, वहाँ तो बैरिया टाउन आ गया, वहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज़ आ गई। आप इतनी बड़ी वो मशहूर 4-5 साल वो सोशल मीडिया पे चला था कि मुल्तान के बेहतरीन आम के बाग, उनको काट कर वो डिफेंस, वो फलां हाउसिंग सोसाइटी बना दी, डिफेंस या कोई और, मेरे ख्याल है डिफेंस ही थी। अब ये हो रहा है, जहाँ ये हो रहा हो तो ज़ाहिर है वो किसान तो बेदखल होगा, और वो कॉपरेटाइजेशन से तो और भी ज़्यादा होगा। ये इस तरह का जो निज़ाम है वो तो आप समझ लें उसका मुस्तकबिल ही यही है कि वो बेदखल होगा, तो वो उसको फारिग किया जाए। इंडिया में इससे वर्स्ट पॉपुलिज्म था मोदी के दौर में, पिछली दफ़ा जब कॉर्पोरेटाइज करने की बात की थी ज़राअत के शोबे को उन्होंने, जी जी, उसके खिलाफ तहरीकें चली थी, तो जो आंदोलन हुआ था उसको वापस लेने पड़ गए थे वो तीनों कानून। यहाँ पर तो इस तरह की कोई बात यहाँ पे कोई तहरीक नहीं चलती ना, अफसोस कि ना जमहूरियत की चलती है, ठीक है, और ना इंसाफ की चलती है, ना हुकूक की चलती है, ना ख़वातीन के हुकूक की चलती है, ये नहीं चलती हमारे यहाँ। हम नहीं करते, हम हार गए ऐसी कुव्वतों के सामने, हमने कोशिश की, हार गए। एक लीडर जेल में है, जो आवाज़ उठाया जा रहा है वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि मकामी सतह पे कि वो कुछ कर सके, लोग जमा नहीं होते। तो ये है एक बुनियादी क्राइसिस है हमारी जमहूरी कुव्वतों का, हमारी अवामी कुव्वतों का बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटी सी बात मैं और समझने की कोशिश करूँगा कि ये भी एक चांस हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने का कि जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ उसको बेहतर किया जाए। ट्रेड होगी तो ताल्लुकात बेहतर होंगे और शायद इससे कुछ बेहतरी आए, इकॉनमी ग्रो करे। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? इसमें अगर पाकिस्तान की किसी हुकूमत में, चाहे वो फ़ौजी हो, चाहे वो इमरान की हो, शहबाज की हो या आसिफ की हो, एक ही चीज़ करनी चाहिए, हिंदुस्तान से दोस्त। और उससे आप देखिएगा हमारे पॉलिटिकल इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, हमारे जो पेचीदा मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, मईशत के मसाइल बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम हिंदुस्तान जो है इस वक्त 2025 और 2026 में वो मुल्क सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला वो हिंदुस्तान है। ये सारी वर्ल्ड बैंक, IMF सारी ये बताते हैं इन 2025 एंड 2026 द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग्स द बिग इकॉनमीज विल बी इंडिया। और हम उसके पड़ोसी हैं, हम उनसे बात नहीं करते या वो हमसे बात। देखें, मेरा ख्याल है हमारी जितने भी लीडर आए, फौजी भी कुछ सालों से, और ये उन्होंने कोशिश की है, मोदी नहीं करता। नहीं, लेकिन अब ये मॉडल बनाया जा सकता है क्योंकि जहाँ नंबर्स बड़े हैं वहाँ इंडिया में गुर्बत भी पड़ी है। नहीं, जो फर्क है अमीर और गरीब के दरमियान वो बहुत बड़ा है, बिलियनियर ज़्यादा हुए हैं, ये कोई शक नहीं, लेकिन उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है, तरक्की हुई है। मोदी को चाहे हम जितना भी हर तरह से बुरा कहें आइडियोलॉजी के हवाले से, 50 सीटें तकरीबन 60 सीटें कम जीता है इस दफ़ा। कोई बात नहीं, वो दिल्ली की पूरी उसने पहली दफ़ा की बहुत सालों के बाद हुकूमत भी बना दी। तो इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। आप पर्सनली प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं? नहीं, देखें, हक में होना या उसके खिलाफ होना बेमानी है। इसका मकसद क्या है, ये करेगा क्या? कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज होनी चाहिए क्योंकि वो हुकूमत नहीं कर पाती, कुछ चीज़ें हुकूमत के पास होती भी बेहतर हो सकती हैं। मैं अगर हेल्थ की, एजुकेशन की, बेसिक पब्लिक इंटरेस्ट, ये हो चुका है, प्राइवेटाइज हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हुकूमत बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है सबसे अच्छा है, लेकिन वो पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, सेहत नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती। सिक्योरिटी प्राइवेटाइज है, हेल्थ प्राइवेटाइज है, एजुकेशन प्राइवेटाइज है। हमारा फिर ये सवाल आता है कि हुकूमत का क्या काम ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का कराए, उसके अलावा आवाम की कोई फिक्र नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी, और मसला इसी तरह से आ जाता है कि आवाम उठती नहीं है, कहती कि हमारे बुनियादी हुकूक दो, तालीम हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सेहत हमारा हक है और हुकूमत को फराहम करना चाहिए। वो कहते नहीं, आप मार्केट में जाएँ, ये प्राइवेट अस्पताल है वहाँ। पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ एक बहुत बड़ा मसला टैक्स का निज़ाम भी है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर जोर देना ये कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच है इकॉनमी की? और इसको टैक्स जमा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों से जो टैक्स नहीं देते और जिनकी आमदनी ज़्यादा है। अगर आप गरीब लोगों से, हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, जो अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स लग जाता है। तो अगर आप अमीर आदमी है और आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप उतना ही टैक्स देंगे जो गरीब आदमी देगा एक फ़ोन कॉल पे, ठीक है। ये इसको बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है। टैक्स देना चाहिए जिनके पास पैसे हैं और जिनसे लेना चाहिए उनको नहीं, उनसे नहीं लिया जाता। हमारे बड़े बड़े हर शोबे में जो लोग हैं,
जिनके पास अरबों रुपए की जायदाद है, वो टैक्स बचा लेते हैं या कोई तरीका निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं, जब आपका मुल्क की इकॉनमी की ये सूरत हाल हो, अगर बिजनेस के अंदर कंपटीशन नहीं होगा, आज़ादी नहीं होगी, तो आपको लगता है कि मुल्क में बिजनेस का माहौल बन सकेगा? या नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक इदारा जो है या एक फ़र्द या कुछ लोग अगर हावी हो जाएं और दूसरे लोगों को आगे ना आने दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे मुख्तलिफ़ इदारों में उनका काफ़ी कंट्रोल है और इसमें रिसर्च भी बहुत हुई है। UNDP की स्टडी भी बताती है और जगह भी बताती है, इनको मराद दी जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं जो और लोगों को नहीं दी जाती। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक बात किया जाता है कि आप और मैं दोनों मैदान में जाएं, जो बेहतर कारोबार करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा है नहीं। कुछ इदारे को ज़्यादा एडवांटेजेस दी जाती हैं, मराद दी जाती हैं, जिस वजह से और लोग भी कहते हैं हम क्यों आएँ, ये कर रहे हैं, हम या तो इनके साथ मिल के आएँ या इनके के नीचे चलें, फिर ही हो सकता है, हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। तो ये एक क्या कहते हैं, इम्बैलेंस है, बहुत बड़ा बुनियादी इम्बैलेंस है हमारे पूरे निज़ाम में, सियासी भी, इक़्तिसादी भी और हर तरह से, जो यानी अवाम की आवाज़ या अवाम के नुमाइंदे या उनकी उमंगों का एहसास नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।